नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं बबीता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बड़ी बैठक बुलाई है, तो सभी मंत्रियों के साथ आज ये बैठक की जा रही है। तो आज सुबह 11 बजे लोक भवन में बैठक रखी गई है और सभी मंत्रियों को लखनऊ रहने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। तो वहीं आपको बता दें कि जिस तरह के रिजल्ट लोकसभा चुनाव में देखने को मिले हैं, तो यानी कि इसके मद्देनजर लगातार जो है सीएम योगी आदित्यनाथ बैठकों पर बैठकें कर रहे हैं। ताबड़तोड़ बैठकें की जा रही है। इससे पहले जो है कई सचिवों को बुलाया भी गया था। अधिकारियों से उन्होंने जो है बैठक की ली थी, तो उस दौरान जो है उन्हें भी निर्देशित किया गया था, आदेश सख्त दिए गए थे। तो वहीं आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें सभी मंत्रियों को के साथ आज उनकी बैठक रहने वाली है। और आज सुबह 11 बजे लोक भवन में ये बैठक रखी गई है और सभी मंत्रियों को लखनऊ रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद ये बड़ी बैठक बुलाई गई है, जो काफी अहम भी हो जाती है, क्योंकि रणनीतियों पर भी चर्चा की जाएगी। इसी बीच जिस तरह से जो कमी रह गई है उस पर भी मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बैठक बुलाई है और सभी मंत्रियों को इस बैठक का हिस्सा बनने के लिए निर्देशित भी किया गया है। तो आज सुबह 11 बजे लोक भवन में ये बैठक रहने वाली है। सभी मंत्री यहां पर मौजूद रहेंगे, तो उसके लिए निर्देशित भी कर दिया गया है सीएम योगी द्वारा। तो यानी कि उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी मंत्रियों का रहना अनिवार्य कर दिया गया है। तो लखनऊ रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं पर परिणाम के बाद ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बैठक बुलाई है। तो सुबह 11:30 बजे सपा संसदीय दल की बैठक रहने वाली है। नवनिर्वाचित सांसदों को बैठक में भी बुलाया गया है। तो पार्टी के सभी सांसद और उम्मीदवार भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। तो नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक से पहले होर्डिंग्स भी लगाए गए, जिसमें सबके श्री अखिलेश अयोध्या में अवधेश नाम के होर्डिंग्स लगाए गए हैं। तो यानी कि अयोध्या को ज्यादा से ज्यादा अयोध्या की चर्चा भी है, क्योंकि जिस तरह से अयोध्या के रिजल्ट देखे गए हैं, क्योंकि बीजेपी को ये पूरी उम्मीद थी कि जो है अयोध्या से उन्हें ज्यादातर बम्पर जो है हैट्रिक वो लगाएंगे और वहीं पर उन्हें ज्यादा से ज्यादा वोट मिलेंगे। लेकिन जिस तरह के रिजल्ट सामने आए उसके बाद जो है बीजेपी की कई उम्मीदें टूट चुकी है। तो वहीं पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आज एक बैठक बुलाई है। तो समाजवादी पार्टी लगातार इसे भुनाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि वहां पर जो है सपा के ही टिकट पर जिन प्रत्याशी को टिकट दिया गया था वही उनकी जीत हुई है। तो वहीं पर अब सपा अध्यक्ष इसे ज्यादा से ज्यादा भुनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे रिपोर्टर सिद्धार्थ प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज बैठक बुलाई है, क्या कुछ खास है इस बैठक में आज? उन्होंने आज बैठक बुलाई है। अखिलेश यादव ने आज एक बैठक बुलाई है सपा मुख्यालय पर। उस बैठक में सभी निर्वाचित सांसद मौजूद रहेंगे, उनको कहीं ना कहीं संबोधित करेंगे आज अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव जिस तरीके से आज पॉजिटिव नैरेटिव के साथ इस बैठक में आएंगे और उनके जो सांसद हैं वो भी पूरी तरीके से पॉजिटिव नैरेटिव में आएंगे। तो सिद्धार्थ, एक होर्डिंग की जो है सबसे ज्यादा जो चर्चा चल रही है, जिसमें लिखा हुआ है सबके श्री अखिलेश अयोध्या में अवधेश, थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल इस होर्डिंग के माध्यम से बताया गया है कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से अवधेश को टिकट दिया और अवधेश वहां से जीत के गए, तो कहीं ना कहीं ये नैरेटिव बताया जा रहा है बीजेपी को। ये बीजेपी से कहीं ना कहीं को लेकर सब अलग अलग जो राजनीतिक विश्लेषण को उसको कर रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन जो जितना समझ में आ रहा है अभी तक वो ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं अवधेश को टिकट दिया और जनता ने अवधेश को कहीं ना कहीं अवधेश को जिताया है और अवधेश अखिलेश के हैं। तो अखिलेश यादव की पकड़ अयोध्या में भी है। ये केवल बीजेपी जो लगातार ये कहती थी कि अखिलेश यादव नहीं जाते हैं, तो उसको कहीं मैसेज पास आउट किया गया है कि अखिलेश यादव पूरे प्रदेश के नेता हैं और ये सर्वमान्य नेता हो गए। इन सब चीजों को मैसेज पास आउट किया गया इस होर्डिंग के माध्यम से। और ये कहीं ना कहीं ये दिखाया जा रहा है कि अखिलेश यादव की पकड़ अब लगभग अयोध्या में भी। लेकिन सिद्धार्थ, इस होर्डिंग के जरिए ये भी काफी समझ में आ रहा है कि कहते हैं ना कि जले पे नमक छिड़कने वाली बात हो जाती है, क्योंकि बीजेपी को ये पूरी उम्मीद थी कि उन्हें अयोध्या से ज्यादा वोट मिलेंगे।
देखिए बिल्कुल ये तंज कसने की कोशिश है इसके माध्यम से कि देखिए आप लगातार ये कहते थे, तो कहीं ना कहीं एक तंज कसने की कोशिश है। और इसलिए राजनीति में ये सब चीजें जीत हार रहती हैं जो बीजेपी के नेता कर रहे हैं। हम इस पर विश्लेषण करेंगे, क्यों जीते, क्यों वो जीत गए और क्यों हार गए, और हम सब सीटों पर विश्लेषण कर रहे हैं। और आपको बता दें जो आज बैठक है अखिलेश यादव की, ये काफी महत्वपूर्ण है। और जो आने वाला उपचुनाव है उसको लेकर भी पूरी तरीके से तैयारी की जाएगी। कई ऐसे विधायक हैं जो चुनाव जीत कर सांसद हो गए हैं, उस पर कहीं ना कहीं चर्चा की जाएगी। जिस तरीके से अखिलेश यादव की बात करें, अखिलेश यादव करहल से चुनाव जीते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी सीट खाली होगी। और हर हाल में ये अखिलेश यादव ये चाहते हैं किसी भी तरीके से उपचुनाव में हार का सामना करना पड़े। देखिए एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, बीजेपी की बात कर लें। देखिए जब घोसी का उपचुनाव हुआ था तब भी बीजेपी वहां चुनाव हार गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उससे सीख नहीं ले गई। अगर सीख ली गई होती तो आज ये तस्वीर ना होती। और अखिलेश यादव एक अब पूरी तरीके से जिस तरीके से जीत दर्ज हुई है, तो अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं ये अखिलेश यादव की बड़ी जीत है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण कांग्रेस की स्थिति से पहले आपने 2019 में देखी थी क्या स्थिति हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये जीत जो है अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से बुनी, और किस तरीके से सीटों का बंटवारा किया गया, और प्रत्याशी के चयन में अखिलेश यादव बहुत आगे दिखे बीजेपी। यानी सिद्धार्थ कहा जा सकता है जिस तरह से जातीय समीकरण बैठाने का प्रयास किया गया और जातीय समीकरण के ही जरिए जो है साधने का प्रयास जनता से किया गया, और टिकट भी उसी तरह से वितरण भी किए गए थे। यानी कि ज्यादा से ज्यादा इस बार जो है समाजवादी पार्टी को इसका भरपूर फायदा भी मिला है। इसलिए रिकॉर्ड तोड़, जो अभी तक के इतिहास में देखा जाए समाजवादी पार्टी के रिकॉर्ड तोड़ जीत उन्होंने हासिल की है लोकसभा चुनाव में। सिद्धार्थ ये बिल्कुल आपने सही कहा, जाति समीकरण सारे के। देखिए लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण है, आपको एक चीज याद होगा, हम लगातार इस पर चर्चा करते थे। जब भी चुनाव के फेज होते थे हम लगातार ये बताते थे किसी तरीके से कोई नहीं चल रही है, और अखिलेश यादव ने जाति समीकरण साध लिया है। लेकिन लगातार हम लोग इसको दिखाते थे और लगातार ये बताते थे कि जाति समीकरण में अखिलेश यादव काफी आगे चल रहे हैं। चाहे रुचि वीरा की बात कर ले, रुचि वीरा जिसका टिकट 2 बार काटा गया, अंतिम दिन उनको नामांकन कराया गया, वो 80,000 वोटों से लगभग चुनाव जीत गई है मुराद। तो ये देखिए पूरी तरीके से जाते, और देखिए जिस तरीके से पहले अखिलेश यादव के टिकट देते थे और ज्यादातर यादव बिरादरी टिकट दे दिया जाता, अब केवल 5 टिकट दिए गए, 5 जीते, वो भी उनके परिवार पे हैं। तो कहीं ना कहीं गैर ओबीसी को भी कहीं ना कहीं मैनेज किया गया, और दलित वोटर जो है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पाले में गया है। अब ये बीजेपी विश्लेषण करेगी क्यों ऐसा हुआ। जब दलित वोटर साथ चला गया तो आसानी से समाजवादी पार्टी की जीत हो गई। राशन की बात कर ले, उसमें बीजेपी ने जिस तरीके से राशन दिए गए, राशन को भी एक मुद्दा बनाया गया। अब कांग्रेस ने ये कहा हम 10 किलो दे 10 केजी देंगे, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों में बीजेपी फेल हो गई। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बेरोजगारी रहा, और पेपर लीक, ये इसने भी काफी बीजेपी का नुकसान किया है। और सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि जाति समीकरण में सब कुछ फिट बैठ गया। उत्तर प्रदेश और बिहार में जाति समीकरण के बिना कोई चुनाव ही नहीं हो सकते, और इसी कारण से आज अखिलेश यादव इतनी बड़ी बैठक बुला रहे हैं, और इन्हीं सब मुद्दों पर वो चर्चा करेंगे। और जीत हुई है ये अखिलेश यादव जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि बीजेपी जीत के हारी जरूर है, लेकिन बीजेपी इन सब चीजों को फिर ठीक करने में माहिर है, और ये जानती है कि बीजेपी बहुत बड़ी कहते हैं ना घायल शेर जो होता है वो ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो वही जो है घायल शेर एक तरह से कहा जा सकता है बीजेपी हो गई, और आगे की रणनीतियां कहीं ना कहीं वो सोच समझकर बनाने वाली है, और इससे भी ज्यादा उग्र रूप में वो सामने आने वाली है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ आपका इन तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच फतेहपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। फतेहपुर सदर कोतवाली का हिंदू संगठनों ने घेराव किया है। माता कौशल्या के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद जो है हिंदू संगठनों का गुस्सा भड़क गया। तो हिंदू संगठनों ने आरोपी को छोड़ने का आरोप भी लगाया है। हंगामे के बाद सवालों के घेरे में अब सदर कोतवाली पुलिस भी आ चुकी है। तो माता कौशल्या पर जो है टिप्पणी की गई थी, आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिसके बाद हिंदू संगठनों का गुस्सा भड़क गया। तो फतेहपुर सदर कोतवाली का हिंदू संगठनों ने घेराव कर दिया। तो वहीं पर कहा जा रहा है कि जो माता कौशल्या है उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। तो हिंदू संगठनों ने इसके बाद आरोपी को छोड़ने का आरोप भी लगाया है पुलिस पर कि उन्होंने आरोपी को छोड़ दिया है। हंगामा के बाद सवालों के घेरे में भी अब सदर कोतवाली पुलिस आ चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे से जुड़ गए हैं। जितेंद्र, पहले तो ये पूरी खबर समझाइएगा, क्या है? इंस्टाग्राम के द्वारा एक सोशल मीडिया में जो एक स्क्रीनशॉट दिखाया जा रहा है, इस स्क्रीनशॉट के द्वारा एक आरिफ नाम का एक युवक है जिसने भगवान श्री राम माता को लेकर के पत्नी को लेकर के एक अभद्र टिप्पणी की थी। उस टिप्पणी के दौरान एक समाज
सेवी हिंदू संगठन के उसमें मुकदमा पंजीकृत करवाया जाता है, मुकदमा भी लिख जाता है। मुकदमा लिखने के बाद आरोप बजरंग दल के द्वारा लगाया जा रहा है कि उस युवक को छोड़ दिया गया है। यानी कि एक तरह से कौशल्या जो है, माता कौशल्या के खिलाफ जो है आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, इसके बाद हिंदू संगठनों का गुस्सा भड़का और फिर उन्होंने पुलिस चौकी का घेराव किया और इसी दौरान जो कहा जा रहा है जो आरोपी था उसे पुलिस ने जो है छोड़ दिया है। इस तरह के आरोप उनकी तरफ से भी लगाए जा रहे हैं। तो फतेहपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर सदर कोतवाली का हिंदू संगठनों ने घेराव किया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे रिपोर्टर जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो जितेंद्र, क्योंकि माता कौशल्या के खिलाफ ये टिप्पणी की गई थी, किसने ये टिप्पणी की थी? जी बता दें कि आरिफ नाम का एक युवक है जिसने भगवान श्री राम की माता और पत्नी पर एक अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके द्वारा हिंदू संगठन के लोगों ने इस पर मुकदमा लिखवाया था। मुकदमा लिखने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन हिंदू संगठन का एक ऐसा आरोप है कि उस युवक को पुलिस के द्वारा पैसे लेन दे करके उसको छोड़ दिया गया था। जैसे ही इसकी जानकारी मिलती है, हिंदू संगठन के कम से कम हजारों की संख्या पे लोग वहां पर मौजूद रहते थे, थाने का घेराव कर लेते हैं और घेराव के दौरान पुलिस से ये पूछते हैं कि उस आरोपी को आपने क्यों छोड़ दिया है। हालांकि भी पुलिस अपने पक्ष में सफाई देती रही कि वो आरोपी मेरे गिरफ्त में है, लेकिन इस बीच तू में हिंदू संगठन के लोगों का द्वारा कहना था कि अगर वो आरोपी है कोतवाली में तो उसको हमको दिखा दीजिए, हमको नहीं दिखा सकते तो हमारे कार्यकर्ता किसी को भी एक दिखा दीजिए कि आपकी गिरफ्तारी में वो युवक बैठा है। फिलहाल पुलिस और बजरंग दल हिंदू तो पुलिस ने आरोपी को दिखाया या फिर नहीं दिखाया? क्योंकि जिस आरोपी की बात की जा रही है, क्योंकि पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं, फिर उसके बाद क्या पुलिस ने एक्शन लिया है? जी, मुकदमा लिखने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार जरूर किया था। गिरफ्तारी के दौरान पैसा लेकर के उसको छोड़ने का जो आरोप चल रहा था, फिलहाल तू महीने में घंटों मामला चलता रहा और जब जानकारी मीडिया के संज्ञान में आई तो मीडिया जब पहुंचती है तो पुलिस ने आरोपी को तो फिलहाल दिखाया नहीं, लेकिन ये जरूर कह रही थी कि हाँ वो आरोपी मेरी गिरफ्तारी में है और उसको छोड़ा नहीं गया है, किसी भी तरीके का पैसा ले करके इसको ऐसा नहीं छोड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस अपना पक्ष देती हुई और अपने आप को बताती हुई जानकारी में देती रही, लेकिन फिलहाल हिंदू संगठनों ने घंटों की जद्दोजहद के बाद घेराव को हटाया। कितने घंटे तक का ये घेराव किया गया था? लगभग आधे से पौन घंटे की बात बताई जा रही है, क्योंकि वहां पर संगठन के लोग इकट्ठा होने में काफी टाइम लग रहा था, लेकिन इकट्ठा हुए और हजारों की संख्या में वो हिंदू संगठन का घेराव किया गया। टिप्पणी क्या की गई थी जितेंद्र? जी, टिप्पणी भगवान राम की माता और सीता पर अभद्र टिप्पणी की थी जो बताने योग्य नहीं है। उस टिप्पणी के एवज में मुकदमा लिखवाया गया था। जी चलिए ठीक है जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। खबर रायबरेली से है, जहां रेलवे स्टेशन परिसर में बने मंदिर में एक युवक घुस गया और दान पात्र लेकर भागने की उसने कोशिश की। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि युवक ने मूर्ति तोड़ने की भी कोशिशें की है। भाग रहे युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया है और फिर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को पकड़कर अपने साथ ले गई। वहीं पुलिस का कहना है कि युवक नशे में था, जबकि स्थानीय लोगों का यही कहना है कि अगर युवक नशे में था तो उसे मंदिर ही क्यों दिखा, कोई दूसरा स्थान क्यों नहीं दिखा। तो यानी कि मंदिर पर घमासान शुरू हो गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे रिपोर्टर पंकज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, जिस तरह की खबर हमने पढ़ी है अभी और सुनी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो युवक था जिसको पुलिस ने पकड़ा है, कहा जा रहा है वो नशे में धुत था। जी बबीता, मैं बता दूं आपको कि रात की 9 बजे की घटना है, जब एक युवक रेलवे स्टेशन परिसर में बने मंदिर के अंदर घुस गया और हनुमान जी की मूर्ति को तोड़ने का प्रयास किया और वहां पे रखा पैसे का बॉक्स ले जाने का प्रयास किया। वहां पे स्थानीय लोगों ने उससे दौड़ा के पकड़ लिया, लेकिन वो नशे में था इसलिए अपना नाम भी नहीं बता पा रहा था। उसने 3-4 नाम बताए। पुलिस उसकी शिनाख्त कर रही है, पुलिस को अपने साथ लेके गई है और जांच कर रही है कि आखिर ये है कौन। युवक की क्या पहचान हो चुकी है? पुलिस ने क्या कुछ इसके बारे में जानकारी दी है? कौन ये युवक था, कहां से आया था, क्यों ये मंदिर में घुसा? देखिए, अभी पूरी जानकारी इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि कल रात में वो नशे में था और उसके पॉकेट से कुछ नशीली जो है दवाएं भी मिली हुई हैं, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। और पुलिस का ये कहना है कि वो अपने कई नाम बता रहा, कभी वो एजाज बता रहा, कभी अयाज बता रहा, कभी
कुछ बता रहा। अभी वो पूरी तरह से अपना नाम नहीं बता पा रहा, क्योंकि रेलवे स्टेशन के आसपास कुछ ऐसी बस्तियां बनी हुई हैं जहाँ पे कुछ निम्न स्तर के लोग रहते हैं जो नशे वगैरह में लिप्त रहते हैं। तो इसके पीछे मंशा क्या थी? क्या पुलिस को उसके बारे में पता चल पाया? पूछताछ तो हुई होगी। हाँ, पूछताछ हुई थी, लेकिन कल रात में उतना नशे में था, क्योंकि मैं वहां मौजूद था जहाँ पे जो है उसको पकड़ा गया था, तो इतना नशे में था कि वो कुछ बता पाने में असंभव था। जबकि वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर परिसर के आसपास इस तरह के लोग हमेशा देखे जाते रहे हैं जिन्होंने आज इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन जब वो युवक मंदिर के अंदर घुस रहा था, जिस तरह से बताया जा रहा है वो नशे में दिखाई दे रहा था, तो क्या लोगों ने उसे रोकने का प्रयास नहीं किया, या फिर वो जब मंदिर तक पहुंच गया मूर्ति को तोड़ने का उसने प्रयास किया, उसके बाद ही लोगों ने उसे रोका है? आसपास के लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है, क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? क्योंकि रात का 9 बजे का समय था, जो वहाँ के पुजारी थे, धेनुदास उनका नाम है, वो अपने कमरे में चले गए थे सोने के लिए, और मंदिर का जो मेन गेट था वो खुला हुआ था, क्योंकि वहाँ पे आने जाने वाले यात्री दर्शन करने के लिए अंदर जाते थे। और उसी बीच वो वहाँ अंदर घुस गया। वहाँ पे जो टेम्पो चालक खड़े हुए थे उन्होंने उसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन तब तक वो अंदर घुस चुका था और डिब्बा जिसमें पैसा रखा जाता था उसको लेकर भागने लगा। और वहां पे रखा एक लकड़ी का कुछ सामान था, उससे उसने मूर्ति को तोड़ने का प्रयास किया, ऐसा वहां के लोगों का कहना है। तो अब स्थानीय लोग जो है, क्योंकि काफी ज्यादा आक्रोशित भी होंगे, वो तो मांग भी कर रहे होंगे कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। पुलिस क्या कुछ अब एक्शन ले रही है इस पर? जी, वहाँ पे कुछ हिंदूवादी नेता भी पहुंच गए थे। उसमें एक जयदीप राजपाल हैं जो वहाँ पे पहुंच गए थे, उनके साथ कुछ स्थानीय वकील भी थे, और उन्होंने पुलिस के ऊपर यही दबाव बनाया कि इस तरह की घटनाएं यहाँ पे हमेशा होती रहती हैं, इसलिए वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत है। क्योंकि वहाँ पे मैंने जैसा आपको बताया कि आसपास कुछ ऐसी बस्तियां हैं जहाँ पे निम्न स्तर के लोग रहते हैं जो नशे वगैरह में लिप्त रहते हैं, कुछ अराजक तत्व भी वहाँ पे रहते हैं आसपास की बस्तियों में। तो आए दिन वहाँ पे इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं, मारपीट वगैरह होती रहती हैं। और स्थानीय लोग जो वहाँ के मूल निवासी हैं, जो परिवार के साथ रहते हैं, उन्होंने कई बार इसकी मांग की कि यहाँ पुलिस की गश्त होनी चाहिए, पुलिस की सुरक्षा होनी चाहिए। ये चलिए ठीक है पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर प्रतापगढ़ जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ग्राम प्रधान की गला काटकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। राजनीतिक रंजिश के चलते हत्या की आशंका भी जताई जा रही है। जलालपुर गांव के प्रधान की निर्मम हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना कुंडा इलाके के अफसान देवी रोड का बताया जा रहा है। खबर मेरठ से, जहां पर मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र दिल्ली देहरादून हाईवे स्थित गांव वलीदपुर के सामने तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़ी रोडवेज बस में टकराई। हादसे में कार सवार 6 महीने का बच्चे सहित 5 लोग जो है गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इसके बाद आसपास के लोगों ने हादसे की जानकारी पुलिस को दी। एम्बुलेंस की मदद से सभी को इलाज के लिए मोदीपुरम अस्पताल भी भिजवा दिया गया है, जहां रास्ते में 2 लोगों ने अपना दम भी तोड़ दिया। पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मामले में थाना इंस्पेक्टर उत्तम सिंह राठौड़ ने बताया कि हादसे में 2 की मौत हो गई है, वहीं अन्य घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया है। यूपी के चंदौली में दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने ऑटो को टक्कर मार दी। इस हादसे में ऑटो में बैठे युवक की मौत हो गई है, तो वहीं ट्रैक्टर चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया है। सूचना के बाद चकिया सीओ समेत कई थानों की फोर्स भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से जाम को खुलवाया गया। फिलहाल पुलिस फरार चालक की तलाश में जुट गई है। यह घटना चकिया कोतवाली के बीती देर रात मंगरोर गांव का बताया जा रहा है। ये जनपद चंदौली में थाना क्षेत्र चकिया अंतर्गत ग्राम मंगरौर में एक सड़क दुर्घटना में कथित तौर पे एक ट्रैक्टर द्वारा एक ऑटो में बैठे व्यक्ति को चोट लग गई एक्सीडेंट में, जिसकी मौके पे मृत्यु होने की खबर 112 के द्वारा प्राप्त हुई। मौके पे 112 ने पहुंचकर उसको अटेंड किया। बॉडी को कस्टडी में लेकर के जिला चिकित्सालय पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है तथा थाना चकिया अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। उसका नाम क्या है सर, उम्र कितनी होगी? जानकारी के अनुसार उसका नाम कृष्णा है, 16 उम्र के करीब उसकी उम्र है। ये जनपद चंदौली। झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के अग्रसेन इंटर कॉलेज के सामने खुली
लकड़ी की टॉल पर सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक लोगों ने आग की बड़ी बड़ी लपटों को देखा। इसके बाद लोगों ने घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दे दी। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर अब काबू पा लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की बैठक में अपना भाषण खत्म करने के बाद कार्यक्रम में शामिल सभी घटक दल के नेताओं और प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाई। वहीं अन्य नेताओं ने पीएम मोदी को गिफ्ट भी दिया। पीएम मोदी ने एक एक करके सभी लोगों से मुलाकात की। चुनावी नतीजे के बाद ये दृश्य सुखद माने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि हार की जिम्मेदारी प्रदेश संगठन की है, क्योंकि सीएम योगी ने दमदार प्रचार किया और अपने कौशल का परिचय भी दिया था। पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाकर राजनीतिक विरोधियों को एक बड़ा संदेश दे दिया है। लोकसभा चुनाव के बाद शुक्रवार को अखिलेश यादव पहली बार सपा ऑफिस पहुंचे। अखिलेश ने यहां सपा कार्यालय आए पूर्व विधायकों और नेताओं से मुलाकात की। सपा कार्यालय पहुंचे शिवपाल यादव ने कहा कि चुनाव में चुनौतियां तो थी, क्योंकि बीजेपी बहुत अहंकार में थी। अहंकार के साथ बीजेपी विपक्ष को खत्म भी करना चाहती थी। उन्होंने कहा कि सपा कांग्रेस के लोगों के खिलाफ झूठी रिपोर्ट भी तैयार कर उन्हें जेल भेजना चाहती थी, लेकिन अब बीजेपी का अहंकार टूट गया है। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी 400 पार का नारा देकर संविधान को बदलना चाहती थी। यूपी की जनता ने बीजेपी का अहंकार तोड़ दिया है। उन्होंने आगे कहा कि आज नेताजी होते तो बहुत खुश हो जाते। नेताजी का आशीर्वाद हमेशा ही हम पर रहा है। थी और चुनौतियां इसलिए थी कि भारतीय जनता पार्टी चुप रहो, बोलो ना। बड़े अहंकार में थी और अहंकार के साथ साथ पूरे विपक्ष को ख़त्म करना चाहती थी। और यहाँ तक कि विपक्ष के लोगों के खिलाफ, यहाँ तक कि एमएलए, एमपी और जितने भी जनता के चुने हुए लोग थे, और ख़ासकर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोगों के खिलाफ झूठी रिपोर्टें लिखा करके जेल में भेजना। और इसी तरीके से चुनाव में भी आपने देखा होगा, हमारे संभल में, बदायूं में प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा और धमकाना, प्रधानों के बस्ते जमा कराना, जो डीलर वगैरह होते हैं ना, जो कोठेदार, उनकी दुकानों को रद्द कराना, ये सब धमकाना। और हमारे समाजवादी पार्टी के लोगों को, कार्यकर्ताओं को झूठा मुकदमा, अगर झूठा मुकदमा नहीं, किसी ने झूठी शिकायत ही कर दी तो उसे गिरफ्तार करना, तो ये सब चल रहा था। इसके बावजूद भी हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और जनता ने तो इसलिए कि उन्होंने नारा दिया था 400 पार, तो इनका मतलब था कि अब संविधान को भी बदलेंगे, लोकतंत्र को तानाशाही को हराने का काम किया है जनता ने और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। तो इसलिए ये जीत है जनता की और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।